हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसमें हम लोग समझने वाले हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरह थ्री टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ द एनफोर्समेंट, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी एंड थर्ड है अकॉर्डिंग टू क्लैरिटी। अब ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ द एनफोर्समेंट में सबसे पहला है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे? जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ से एनफोर्स नहीं हो सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। यानी मैं माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। अकॉर्डिंग टू लॉ ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में यहां पे बच्चों दो पार्टीज हैं, एक है रमेश पटेल और एक है सुरेश पटेल। अब सुरेश पटेल बहुत पैसे वाला आदमी है, उसकी एक लैंड सीजी रोड पे सिचुएटेड है, कुछ उसके मार्केट वैल्यू है अराउंड 7 करोड़ रुपीस जितनी मार्केट वैल्यू है। अब सुरेश जो है ये लैंड बेचना चाहता है, उसने रमेश को ऑफर दिया, रमेश ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, लेकिन रमेश ने बोला कि मैं 7 करोड़ नहीं दूंगा, मैं तो 5.50 करोड़ रुपए दूंगा। अब रमेश सुरेश को बहुत ही समझाता है कि भैया तू 5.50 करोड़ रुपए मुझे दे दे। सुरेश बोलता है कि 7 करोड़ में लेनी है तो ले, अदरवाइज तू यहां से निकल जा। अब रमेश को आता है गुस्सा, रमेश ने गन निकाली और बोला कि अब तुझे लैंड देनी है कि नहीं देनी है। तो यहां पे सुरेश के पास दो ऑप्शन है, यानी सुरेश इज अग्रीड पार्टी, दोनों ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हैं। अब सुरेश अग्रीड पार्टी है। अब सुरेश बोलता है कि यार जान है तो जहान है, ठीक है 5.5 करोड़ में लैंड बेच देते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन सुरेश भी लाइक रमेश का भी बाप है, एंड उसने गाट गाट का पानी पिया हुआ है, तो सुरेश बोल रहा है कि बेटा आज हम लोग कोर्ट में मिलते हैं। अब सुरेश कोर्ट में ही चला जाता है और कोर्ट सारे ग्राउंड देख के जजमेंट देती है कि यार ये तो कोर्सीन है, जबरदस्ती वाला कॉन्ट्रैक्ट है, सुरेश को नहीं बेचनी, फिर भी रमेश जो है वो जबरदस्ती से जो ये डील करवा रहा है। तो इस केस में जजमेंट सुरेश की फेवर में आता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये सारी कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म थी वो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट थी, यानी यहां पे पार्टी को ऑप्शन मिलता है और उसके बेसिस पे लाइक वो क्या कर सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा कुछ है कि नहीं है। सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बच्चों एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्स बाय लॉ, जो अग्रीमेंट लॉ से एनफोर्स होता है एट द ऑप्शन ऑफ द वन मोर पार्टीज, यहां पे आपको ऑप्शन मिलता है, राइट, एंड बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर्स एंड अदर्स, फ्रीक्वेंटली आपको ऑप्शन नहीं मिलते, एक बार आपको ऑप्शन मिलता है। सो दोस कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज द वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं है, यानी आपने किसी के साथ ड्रग डील की है, तो ड्रग डील करना इंडिया में प्रोहिबिटेड है अकॉर्डिंग टू लॉ, वो लीगल नहीं है, तो वो जो डील है वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इलीगल है। क्लियर बच्चों? देन नेक्स्ट है ऑन एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू लॉ वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, लेकिन कोर्ट में वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को अनएनफोर्सेबल बोलेंगे। यानी मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कि रमेश जो है, रमेश अग्री करता है सुरेश को क्या बेचने के लिए, कि सुरेश को बेचने के 100 kg राइस बेचने के लिए वो अग्री करता है एट अ प्राइस 10,000 रुपीज पे। अब दोनों की डील कंफर्म हो गई, गुड्स भी आ गया, लेकिन ज्यादा बारिश होने की वजह से ह्यूज फ्लड आया और सारी गुड्स क्या हो गई? डिटेरियोरेट हो गई। अब उस केस में सुरेश ऐसा बोलेगा रमेश को कि भाई कि मुझे तो यही गुड्स चाहिए, राइट, तो कुछ भी कर मुझे यही गुड्स चाहिए। अब रमेश जो है वो गुड्स वापस लाके नहीं देता, सुरेश बोलता है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, कि जा बेटा कोर्ट में, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में एनफोर्स ही नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लड की वजह से खराब हुआ है, रमेश ने जानबूझ के खराब नहीं किया हुआ है। सो उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है बच्चों? ऑन एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जीक्यूटेड
ईडी कब हम लोग लगाते हैं, पास्ट में लगाते हैं, राइट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, बोथ द पार्टी परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशंस, दोनों पार्टी ने अपना जो ऑब्लिगेशन है वो परफॉर्म कर दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया हुआ है, सो इट इज नोन एज द एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि फॉर एग्जांपल आप होटल में खाना खाने के लिए गए, होटल में खाना खाया, खाना खाने के बाद आपने पैसे दिए, यानी होटल वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी, खाना सर्व करना, खाना देना, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी, उस खाने का पैसा पे करना। आपने पैसा पे कर दिया, होटल वाले ने खाना आपको दे दिया, तो दोनों पार्टीज ने परफॉर्म कंप्लीट कर दिया, परफॉर्मेंस कंप्लीट कर दिया, सो इट इज नोन एज द एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि बोथ पार्टी डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशंस, कि दोनों पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करती है। जैसे इस एग्जांपल के हिसाब से मैं बताऊं कि मार्क जकरबर्ग ने एक लैम्बोर्गिनी कार बुक करवाई थी मिस्टर रमेश से। अब रमेश जो है वो 31 दिसंबर को बुक करवाई थी, साहब ने बोला था कि 31 दिसंबर को मेरे घर पे लैम्बोर्गिनी कार चाहिए। रमेश भाई साहब ने बोला कि सर आपको मिल जाएगी 31 दिसंबर 2020 को। लेकिन हुआ यूं कि यहां पे ऐसा हुआ कि रमेश जो है 31 दिसंबर को भूल गया, रात को पार्टी की होगी, बंदा भूल गया। अब बंदा भूल गया कि उसने कार भेजी नहीं, मार्क जकरबर्ग ने पैसे दिए नहीं, तो यानी यहां पे दोनों पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया, सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज द एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर बच्चों। यूनिलेटरल, अब लॉ में आपको किसी टर्म को समझना है बच्चों, तो उस टर्म को आप डिवाइड करो। यूनिलेटरल यानी सिंगल, यानी वन पर्सन, लेटरल ओके, यानी यूनिलेटरल यानी यहां पे वन पर्सन वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी एक बंदा अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट करता है तो दूसरे बंदे को कंपलसरी उस परफॉर्मेंस को भी क्या करना है, उसकी भी परफॉर्मेंस को कंप्लीट करना है। जैसे आप मान लो कि होटल में खाना खाने के लिए जाते हो, वेटर ने आपको खाना सर्व कर दिया, आपने खाना भी खा लिया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है ना कि उस खाने के पैसे दे होटल वाले को, यानी वेटर की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो गई, वेटर ने परफॉर्म कर दिया। अब परफॉर्मेंस करनी किसकी बारी है, आपकी बारी है, सो दोस कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज द यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। राइट बच्चों। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट सेम एज टू एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यहां पे बोथ पार्टीज अपनी जो ऑब्लिगेशन है वो डिस्चार्ज कर देती है, सो दैट्स व्हाई दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज द बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। काफी बार बुक में अलग अलग दिया गया हुआ है, लेकिन एक्चुअली बायलेटरल और एग्जीक्यूटरी दोनों एक ही है, और एग्जीक्यूटेड और यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एक ही है, ओके। पर काफी सारी बुक में अलग अलग दिया हुआ है, पर हम लोग यहाँ पे लाइक डिफरेंट ही कंसिडर करेंगे एज पर अवर बुक के हिसाब से, ओके। देन आफ्टर नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन में दो है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट यानी वो कॉन्ट्रैक्ट ओरल और रिटन बेसिस पे होता है, सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। आपने किसी को प्रॉमिस दिया हुआ है और उस प्रॉमिस को आप फुलफिल कर रहे हो, सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। और नेक्स्ट है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कि वो कॉन्ट्रैक्ट आपको कंपलसरी करना है। Implied contract, so far as such proposal and acceptance is made otherwise than in word, the promise is said to be implied, यानी वो कंपलसरी करना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, तो आपको यहाँ पे कंपलसरी फी पे करनी पड़ती है, यहाँ पे कोई ऑप्शन मिलता नहीं है, सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर बच्चों। तो ये हमारे थे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या, वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको डेफिनेशंस ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ से एनफोर्स नहीं हो सकता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पार्टी को ऑप्शंस मिलता है लेकिन फ्रीक्वेंटली ऑप्शंस नहीं मिलता है, सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट लॉ से एनफोर्स नहीं हो सकता है, लेकिन वॉइडेबल एग्रीमेंट एनफोर्स हो सकता है जो वो बंदा ऑप्शन को एक्सरसाइज करे, यानी रमेश जो है वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करे तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है।
void agreement do not create any right and liability, कोई right and liability create नहीं करता, लेकिन voidable contract में आपकी legal obligations है, आपकी right and liability है, आप उस contract को enforce कर सकते हो। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डिफेक्ट्स इनक्योरेबल है, लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में डिफेक्ट्स क्योरेबल है। आपने कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स किया, कोर्ट में गए, तो कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी प्रॉपर्टी आपसे चली गई है इन कोर्सिन में, तो वो वापस कोर्ट लाके देगी। तो यहाँ पे लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशंस है। It has no legally binding effect. It continues to be legal unless awarded by the party and entitled to do so. यानी यहां पे मान लो कि पार्टी एक्सेप्ट करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल हो जाएगा, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करती, वो बोलती है कि बेटा कोर्ट में मिल, हम लोग कोर्ट में मिलते हैं, तो कोर्ट में एनफोर्स करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। क्लियर बच्चों? तो ये थी वॉइड एंड वॉइडेबल, छोटे से डिफरेंस, बहुत इजी है, ध्यान से पढ़ना। ओके, नेक्स्ट है रिवोकेशन ऑफर। तो इस चीज को मैं हर एक टर्म को एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, राइट? तो सबसे पहले देखते हैं रिवोकेशन। रिवोकेशन में बच्चों सबसे पहला पॉइंट है बाय द लैप्स ऑफ टाइम। तो सबसे पहले टर्म समझो कि रिवोकेशन का मतलब क्या होता है। बच्चों जनरली रिवोकेशन का मतलब ये होता है कि कैंसलेशन, रिवोक का मतलब होता है कैंसलेशन, और ऑफर का मतलब क्या होता है, यानी मैंने किसी को प्रपोजल दिया हुआ है तो उसको हम लोग ऑफर बोलेंगे। तो सामने वाले पार्टी पे डिपेंड होता है ना कि उस ऑफर को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना। सामने वाला बंदा उस ऑफर को रिजेक्ट करता है, सो इट इज नोन एज द रिवोकेशन ऑफर। और उसके बहुत सारे टाइप्स हैं कि कैसे कैसे ऑफर को कैंसिलेशन किया जाता है। तो सबसे पहला टाइप है बाय द लैप्स ऑफ टाइम। सबसे पहला कौन सा टाइप है कि बाय द लैप्स ऑफ टाइम। अब लैप्स ऑफ टाइम का एक एग्जांपल दूं, बहुत मजेदार एग्जांपल है। मान लो कि फॉर एग्जांपल कॉलेज वालों ने ऑफर रखा हुआ है कि 12th की एडमिशन आ गई FI वाले बच्चों की। अब कॉलेज वाले ने ऑफर रखा हुआ है कि जिन लोगों को अभी भी एडमिशन चाहिए तो हमारी कॉलेज में, यानी मान लो कि नेशनल कॉलेज है, कि नेशनल कॉलेज में आपको क्या मिल जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा। अब नेशनल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, ओके। अब बहुत ध्यान से सुनना, उन्होंने डेट रखी हुई है कि 31 दिसंबर 2020, कि उससे पहले जो भी आएगा और उस डेट पे जो आएगा उसको हम लोग एडमिशन देंगे। लेकिन एक बहुत लेजी पर्सन है, अनूप करके है, बहुत लेजी बंदा है, वो बंदा गया 1 जनवरी को, बोले कि सर मुझे एडमिशन चाहिए। तो सर ने बोला कि सर 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट, आप कब आए हो, 1 जनवरी को, सर एडमिशन इज क्लोज। यानी ये जो ऑफर है वो क्या हो चुका, कैंसिलेशन हो चुका। तो इट इज नोन एज द बाय द लैप्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट है बाय द डेट। अब वो रमेश एंड सुरेश वाला एग्जांपल, राइट, आपको तो याद ही है, रमेश एंड सुरेश। अब रमेश ने सुरेश के साथ डील कर दी, सुरेश मान गया कि हाँ ठीक है रमेश भाई, आप 6.5 करोड़ में डील कंफर्म करो, वैसे भी बेचनी है। अब डील विल कंफर्म हो गई, ओनली डॉक्यूमेंटेशन करने बाकी थे, और उससे पहले सुरेश भाई चल बसे। अब सुरेश भाई चल बसे और उसके सन और उसकी वाइफ को कुछ पता नहीं है कि सुरेश भाई साहब ने रमेश भाई साहब के साथ डील की है। तो ये जो ऑफर है, ऑफर क्या हो जाएगी बच्चों, कैंसिल हो जाएगी। बाय नोटिस, बाय नोटिस में ये है कि यहां पे दो फ्रेंड है, एक है मानसी और दूसरी है परिता। मानसी और परिता दोनों खास फ्रेंड है, राइट। अब परिता ने मानसी को बोला कि मुझे कार बेचनी है, राइट। मानसी ने बोला कि हाँ ठीक है मुझे कार लेनी है। मानसी ने कार ली और गैरेज वाले के पास गई, बोला कि कार देखो कि ये लेने लायक है कि नहीं है। तो गैरेज वाला बोलता है कि मैम कार बहुत घटिया कार है, लेने लायक नहीं है, आपको उससे अच्छा दूसरी कार लेनी चाहिए। अब मानसी परिता दोनों बचपन की फ्रेंड है, बोले कैसे, तो मानसी ने परिता को नोटिस भेजा कि परिता मुझे कार नहीं चाहिए, और नोटिस भेज के उसने मना कर दिया कि मुझे कार नहीं चाहिए। सो इट इज नोन एज द रिवोकेशन ऑफ ऑफर। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है बाय द फेलियर टू फुलफिल कंडीशन। जब ना आप कंडीशन फुलफिल नहीं करते तो ऑफर कैंसिलेशन हो जाएगा। एक एग्जांपल देते हैं, मिस्टर जो बाइडेन, राइट, एंड नरेंद्र मोदी। अब जो बाइडेन एंड नरेंद्र मोदी, ये नरेंद्र मोदी है गुजरात के और जो बाइडेन है यूएस में। अब इन दोनों के बीच में कुछ ट्रेड डील होती है और यहां पे नरेंद्र मोदी ने बोला
कि सर आपको जो गुड्स भेजना है वो गुड्स टाइटैनिक शिप के अलावा किसी भी शिप में मुझे नहीं चाहिए, आपको गुड्स ओनली टाइटैनिक शिप में ही भेजने हैं। जो बाइडेन ने बोला कि साहब टाइटैनिक शिप में तो नहीं आएगा, टाइटैनिक शिप ऑलरेडी फुल हो चुकी है और निकल चुकी है, तो मैं टाइटैनिक शिप नहीं बट मैं दूसरी शिप में भेज देता हूं। नहीं सर मुझे तो टाइटैनिक शिप में चाहिए। अब कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो यहां पे ऑफर क्या हो जाएगी बच्चों, ऑटोमेटिकली कैंसलेशन हो जाएगी, राइट। बाय काउंटर ऑफर। अब काउंटर ऑफर में क्या है कि जनरली मान लो कि आप लोग जाते हो ना, मॉल में जाते हो, कुछ खरीदार करने के लिए जाते हो, तो वहां पे सेल्समैन होता है, वो बोलता है कि मैम ये भी ले लो, वो भी ले लो, फलाना ले लो, ढिमका ले लो, सब कुछ आपको बोलते हैं, लेकिन आप बोलते हो मुझे कुछ नहीं लेना है। आप मुंह पे ही मना कर दे तो नहीं मुझे नहीं लेना है, सो ये ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। बाय रिजेक्शंस, काफी बार ऐसा होता है कि मान लो कि आपके वहां पे ऐसे फोन आते होंगे ना क्रेडिट कार्ड वालों के कि सर हम अपने क्रेडिट कार्ड में इतनी लाइक आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, हम अपने क्रेडिट कार्ड में इतनी फैसिलिटी दे, सभी बैंक वालों के फोन आते हैं, लेकिन आप उसको मना कर देते हो, उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देते हो, सो इट इज ऑल्सो नोन एज द रिवोकेशन ऑफ ऑफर। उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रिवोकेशन ऑफ ऑफर। देन आफ्टर नेक्स्ट है बच्चों, ओरिजिनल प्रपोजल गेट कैंसल बाय काउंटर प्रपोजल। अब रमेश और सुरेश के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं, लेकिन रमेश और सुरेश के बीच में एक प्रपोजल की डील हुई है। रमेश ने सुरेश को बोला कि यार मुझे तेरे साथ बिजनेस करना है। सुरेश बोलता है कि यस मैं रेडी हूं, लेकिन 50-50% पार्टनरशिप होगी। सुरेश बोलता है कि ठीक है 50-50%, क्योंकि अब होता है यूं, सिचुएशन में कुछ चेंज आता है, ट्विस्ट आता है। अब सुरेश के घर पे कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाती है, तो सुरेश रमेश को बोलता है यार 50-50 नहीं, हम लोग तो कितने करेंगे, 70-30 करेंगे। सो ओरिजिनल प्रपोजल कौन सा था, 50-50, काउंटर प्रपोजल कौन सा था, 70-30। ओरिजिनल प्रपोजल गेट कैंसल बाय काउंटर प्रपोजल, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, रिवोकेशन ऑफ ऑफर बोलेंगे, राइट। एंड लास्ट है बाय नॉट एक्सेप्टिंग द प्रपोजल। अब मान लो कि मैंने आपको बोला कि बच्चों आज हम लोग होटल में चलते हैं, राइट। अब मैंने आपको बोला कि आज होटल में चलते हैं, लेकिन आप मेरा प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हो, अब मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, रिवोकेशंस ऑफर बोलेंगे। क्लियर। तो ये था बच्चों रिवोकेशंस ऑफर के कैरेक्टरिस्टिक्स के भी ऐसे ऐसे ऑफर क्या हो सकती है, रिवॉक हो सकती है, कैंसलेशन हो सकती है। ओके, सो आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिवोकेशन के बाद वेजरिंग अग्रीमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजरिंग अग्रीमेंट, यानी वेजरिंग अग्रीमेंट का मतलब है सट्टा जुगाड़ होता है, यानी वेजरिंग अग्रीमेंट होता है कि दो वेजर के बीच में होता है, और ये जो अग्रीमेंट है वो वॉइड एग्रीमेंट है, राइट। यहां पे कोई भी पार्टी जीतती है, कोई भी पार्टी विनिंग कंडीशंस में होती है और विन भी हो जाती है, सो उस केस में विन भी हो जाती है, तो उस केस में वो पार्टी सामने वाली पार्टी से पैसे रिकवर नहीं करेगी, क्योंकि पहले ही ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। और वेजरिंग एग्रीमेंट इंडिया में तो वॉइड है, इंडिया में तो यहां पे कैंसलेशन है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट साउथ अफ्रीका में किया होता तो वो वैलिड है, लेकिन इंडिया में वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके एलिमेंट्स क्या है, देयर इज अ प्रॉमिस टू पे मनी और मनीज वर्थ, यहां पे प्रॉमिस किया जाता है कि हाँ मैं तुझे इतना पैसा दूंगा। द प्रॉमिस मस्ट बी अनकंडीशनल, यहां पे अनकंडीशनल प्रॉमिस होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई कंडीशनल वाली प्रॉमिस होनी चाहिए, अनकंडीशनल। कोई भी पार्टी जीत सकती है, राइट, सीएसके भी जीत सकता है और मुंबई इंडियंस भी जीत सकता है। अभी आईपीएल चल रहा है ना, तो उस हिसाब से हम लोग बोले कि आईपीएल में बहुत वेजरिंग एग्रीमेंट होता है, तो यहाँ पे कोई भी पार्टी जीत सकती है, लेकिन जब आप किसी के साथ वेजरिंग अग्रीमेंट करते हो तो कोई कंडीशंस नहीं रखते हो कि ये होगा तब भी जाके मैं ये दूंगा, ऐसा नहीं है। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज टोटली अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है। देन नेक्स्ट है द इवेंट इज अनसर्टेन, इवेंट अनसर्टेन है, किसी को पता नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, राइट। देन नेक्स्ट ईच पार्टी मस्ट बी गेन और लॉस, कोई एक पार्टी विन भी हो सकती है, कोई एक पार्टी लॉस भी हो सकती है। नेक्स्ट है वन पार्टी गेन एंड अदर लॉस, कोई एक गेन और अदर लॉस भी कर सकती है। नन ऑफ दी पार्टी, यानी किसी भी पार्टी का कंट्रोल नहीं होता, बिकॉज ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्यूचर से रिलेटेड है, सो यहाँ पे किसी भी पार्टी का लाइक क्या नहीं होता कि किसी भी पार्टी का कंट्रोल
नहीं होता। क्लियर बच्चों? तो ये हुआ वैजरिंग अग्रीमेंट। नेक्स्ट है बच्चों कि डिफरेंस बिटवीन वैजरिंग अग्रीमेंट एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो वैजरिंग अग्रीमेंट और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला डिफरेंस है बच्चों यहाँ पे देयर इज नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट। यहाँ पे कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, यानी कोई पार्टी विन भी होती है, कोई पार्टी लॉस भी होती है। सो लॉस वाले को कोई भी प्रोटेक्शन मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। आपका कितना भी डैमेज हो जाए तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको लेके देगी। देन नेक्स्ट है ओनली वन पार्टी। यहाँ पे एक ही पार्टी इंटरेस्टेड होगी, यानी जो जीतने वाली पार्टी है वही इंटरेस्टेड होगी, हारने वाली पार्टी तो इंटरेस्टेड होगी नहीं। यहाँ पे तो बोथ पार्टी इंटरेस्टेड होती है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को जो प्रीमियम मिलता है और जो सामने वाला बंदा है उसको प्रोटेक्शन मिल रही है। ओके, बोथ द पार्टी क्रिएट द रिस्क। किसी को पता नहीं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट टू रिस्क। सब्जेक्ट टू रिस्क का मतलब ये होता है कि मान लो कि आपकी कोई शॉप है और उस शॉप में आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है और उस इंश्योरेंस की अमाउंट है 10 लाख रुपीस। अब मान लो कि 10 लाख रुपीस की अमाउंट है, तो आपका रिस्क कितना होगा? अप टू 10 लाख रुपीस तक, यानी 10 लाख रुपीस तक जो भी डैमेज होगा वो डैमेज इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। ओके, तो इसलिए बोला हुआ है सब्जेक्ट टू रिस्क। द अमाउंट इज फिक्स। वैजरिंग अग्रीमेंट में अमाउंट फिक्स्ड होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेमनिटी? इंडेमनिटी का मतलब ये होता है कि जितना लॉस हुआ है, जितना डैमेज हुआ है, उतना ही आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। मान लो कि अपनी दुकान का 10 लाख रुपीस का इंश्योरेंस निकलवाया, दुकान में फायर हो गई और फायर होने की वजह से 5 लाख रुपीस का गुड जल गया, तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 5 लाख रुपीस मिलेगा, भले आपका इंश्योरेंस 10 लाख रुपीस का हो, जितना डैमेज हुआ है उतना ही मिलेगा। सो इट इज नोन एज द इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर बच्चों? यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? टोटली गैम्बलिंग का ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट है प्रोटेक्ट अ इंटरेस्ट, यानी इंश्योरेंस वाली जो पार्टीज है, जितने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, उसको प्रोटेक्ट करना यहां पे मेन ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, इट सर्व नो यूजफुल पर्पस, यानी उसकी कुछ यूजफुल नहीं, कुछ बेनिफिट नहीं है, लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट है। देयर इज नो साइंटिफिक बेस। यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में साइंटिफिक बेस है। देन आफ्टर वैजरिंग अग्रीमेंट जो है इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर बच्चों? सो डिफरेंस बिटवीन वैजरिंग अग्रीमेंट एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। आज की सेशन यहां तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे एग्रीमेंट विथ माइनर एंड डिफरेंस बिटवीन कोर्स इन एंड अनड इन्फ्लुएंस। ओके, थैंक यू वेरी मच।